बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बका न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूरे शहवार। नाज़रीन, इकराम डिप्लेरिया को लेकर हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आप लोग देखते रहे हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से, आप लोगों के सवालात की वजह से इस पे वक्तन फवक्तन हम प्रोग्राम करते रहे हैं ताकि वहाँ पे जो भी कमी बेशी जितनी भी हो उस पर हम बात कर सकें और उन मसाइल के हल हम निकाल सकें। इस पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं तो यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO सैयद रोशन अली वारसी साहब के पास। इनसे मैं पूछूंगी कि जब डिप्लेरिया की बुनियाद रखी गई तो ये बुनियाद रखने वालों में से थे। अब जिन मकासद की वजह से डिप्लेरिया की बुनियाद रखी गई, क्या वो मकासद हासिल कर पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम लोग माशाल्लाह बुनियादें ये एसोसिएशन की बुनियाद रखने वालों में से हैं, मगर उस वक्त जो बुनियाद रखी गई तो उस वक्त हमारा सबका एजेंडा यही था कि ये एक एसोसिएशन जो है ये एक वेलफेयर एसोसिएशन है। तो हमारा मकसद जो था कि हमारा इस एसोसिएशन का, इस वेलफेयर एसोसिएशन का, कि हमारे रिलेटेड जो है इनकी खिदमत करना था। और उस वक्त खिदमत की भी जाती थी। उस वक्त यूनिटी थी, कोई ग्रुप बंदी नहीं थी। उस वक्त कोई ग्रुप नहीं होते थे कि सब ग्रुपों की अलग अलग शाखें नहीं थी, बल्कि सब एक होते थे। आप समझें कि जब भी अगर आपको कोई अपना मकसद हासिल करना है तो आपको एक होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट की अगर खिदमत करना चाहते हैं, उस एसोसिएशन की, उन रिलेटेड की खिदमत करना चाहते हैं, तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके एक सोच रखनी होगी। तो हम अपनी डिफिक्लिन एसोसिएशन डिफिक्लिन की हम खिदमत कर सकते हैं। अगर हम ये चाहेंगे कि भाई हमने ग्रुप बंदी करके हमारे सारे ग्रुप अलग हो जाएंगे और ग्रुप की अपनी अपनी सियासत अलग होगी, तो फिर हम लोग अपने मकसद से हट जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे रिलेटेड की खिदमत करनी चाहिए और हमारे जो बुनियादी जो मसले हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे बड़े मसाइल हैं, हमारी रियल एस्टेट एसोसिएशन जो है उस मसलों को हल कर सकती है। इनकी बात सुनी जाती है आगे तक, माशाल्लाह उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। और आज भी जो हमारे रिलेटेड जो एसोसिएशन जो है उनके जो भी अभी ओहदेदारान हैं, जिसमें प्रेसिडेंट साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं या दूसरे ओहदेदारान हैं, उनमें इतनी काबिलियत है कि वो भी सारे मसले हल कर सकते हैं। मगर अब मकसद ये है कि अब वो किसी दूसरी, अब हमारी जो डायरेक्शन चेंज हो गई है। हम बजाय डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट की खिदमत करने के अब हम बहरिया की भी खिदमत करना चाहते हैं, हम DHA सिटी की भी खिदमत करना चाहते हैं। देखें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इतनी दूर दूर जाकर अपने मसले हल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपना जो हमारा बुनियादी जिस नज़रिए पे हमारी जो एसोसिएशन बनी है, हम उस नज़रिए को अपना मद्देनज़र रखेंगे तो हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने नज़रिए से हट जाएंगे तो हम अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। तो अब हम चले गए कि बहरिया की खिदमत करने। बहरिया खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है, हम वहाँ पर जाके अगर उनकी खिदमत करना चाहेंगे तो हम शायद नहीं कर सकते। तो हमारे अपने जो पहले तो डिफेंस एंड क्लिफ्टन के जो मसले हैं उनको हल करें। अब हमारा एक सबसे बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कई लोग आते हैं, शिकायत करते हैं कि भाई अब वो हमने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, जब हम पेमेंट पूरी कर देते हैं फिर हमको ट्रांसफ़र लेटर 1 महीने के बाद मिलता है। भाई 1 महीने के बाद मिलता है तो उनकी शिकायत ये है कि उस दौरान अगर किसी ने बीच में कोई शरारत की और वो प्रॉपर्टी किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, मिल तो जाती है, दायरे सही है, मगर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो जब तक उनको वो ट्रांसफ़र लेटर या टाइटल डीड मिलती नहीं, जब तक वो परेशान रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो एसोसिएशन जो है ये अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनसे जाके बात करें कि सर हम जब पूरी पेमेंट दें आप स्क्रूटनी करें, मगर उसका मैकेनिज्म ये बनाएं कि हमारी टाइटल डीड उसी वक्त ही हमको मिलनी चाहिए जिस वक्त हमारा परचेजर उनको पैसे देता है सेलर को, उसी वक्त हमको पूरी टाइटल डीड भी हमको मिलनी चाहिए कि वो भी सेफ हो सके ना। सवाल किया है ना कि ये इनके क्या मुफादात हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं तो नहीं जानता कि इनके क्या मुफादात हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं वो अगर इनको इलेक्ट करते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि ये हमारे डिफेंस एंड क्लिफ्टन की खिदमत करें, उनके रिलेटेड की खिदमत करें। उनके मुफाद तो शायद नहीं होंगे कोई, और अगर होंगे भी तो भी मुझे नहीं पता। अब ये है कि अगर मुफाद, तो यहाँ शक पैदा होता है कि भाई अगर बहरिया में जाके अगर कोई उनकी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं
तो वहाँ पे सवालिया निशान उठता है कि भाई उधर इनका क्या मुफाद है जो वहाँ पे जाके खिदमत करना चाहते हैं। वो खुद इतना बड़ा एक इदारा है कि वहाँ उनकी अपनी एसोसिएशन होगी, वो खुद उनके अपने मसाइल हल कर सकती है। तो हमारी एसोसिएशन जो है वहाँ जाके क्यों खिदमत करना चाहती है, ये एक सवालिया निशान है। DHA सिटी में जाके क्यों खिदमत करना चाहती है? चले DHA सिटी का तो इसलिए समझ आता है कि चले वो एक इदारा DHA के नाम से है, तो चले वो DHA वो भी कराची का है तो वहाँ तक तो ठीक है, DHA मुल्तान तक नहीं जाना चाहिए इनको। तो बहरहाल ये चीज़ें ये कि मेरा बुनियादी हक ये है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए हमारे रियलेटर्स ने इनको मुंतखब किया है ये उसकी खिदमत करें और उस पहले अपने यहाँ के मसाइल हल कर लें। यहाँ के बहुत से मसाइल हैं, हमारे को ब्रोकर्स के बड़े मसाइल हैं, वो सब मसाइल हल करें और ये लोग काफ़ी हद तक करते भी हैं। मगर मैं ये नहीं समझता कि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये जाके बेरिया के भी मसले हल कर लेंगे, DHA सिटी के भी मसले हल कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो इनका काम है, जिस नतीजे के ऊपर ये हमारी एसोसिएशन बनी है, वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, ये उनको सही तरीके से अंजाम दे दें और तमाम ग्रुपों से इख्तलाफात ख़त्म करके ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो शायद हम अपना ये जो इनकी जो कारकर्दगी है उससे बेहतर हो सकती है। अच्छा, डिफ्लेरिया की जो रजिस्ट्रेशन फीस है 23,600 रुपये, जो हर मेंबर रजिस्टर होने के वक्त पे करता है, ठीक है, डिफ्लेरिया को देता है, तो आप क्या समझते हैं जिन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वो डिफ्लेरिया को फीस पे करता है, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें हासिल होते हैं? देखें, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का उससे शायद ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि एक नया मेंबर अगर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहता है इस एसोसिएशन के अंदर तो उसके लिए उसकी फ़ीस रखी गई है, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का कोई ताल्लुक नहीं। दायरा वो एक डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट का एक मेंबर बनने जा रहा है तो उसको अपनी फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी जब भी जाके वो, वरना तो हर दूसरा आदमी जो है मेंबर बन जाएगा। तो वो उन्होंने रखा है। बाकी उनके पास पूरा एक बजट, उनके पास एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उनके पास सारा सिस्टम बना हुआ हमारी एसोसिएशन के पास, वो उसको मेंटेन भी करते हैं। तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का शायद कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुकात ये कि तो जैसे हर मेंबर जो है ना हर सालाना फ़ीस भी देता है, तो वो तो ज़ाहिर है, मगर उसके अलावा इनको ये चाहिए कि वो जो इनकी जो मज़ीद जो खिदमात जो है ना वो भी इनको उसी हिसाब से अंजाम देने चाहिए। अच्छा, अच्छा, आपने जिक्र किया कि तहफ़्फ़ुज़ात का सवाल यहाँ पैदा नहीं होता, लेकिन एक वेलफेयर एसोसिएशन में आप 23,600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, उसके अलावा 3200 रुपये सालाना फीस दे रहे हो, तो तहफ़्फ़ुज़ात को तो है सर यहाँ पे, क्योंकि आप एक एसोसिएशन जो कि वेलफेयर है तो उसमें एज ए मेंबर तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात का हक तो आप रखते ही हैं। देखें, आपने जो सवाल किया कि तहफ़्फ़ुज़ात का हक रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात तो वहाँ होते हैं जब ये कितनी बड़ी एसोसिएशन है। आप मुझे बताएं इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो खिदमत ही कर रहे हैं ना। अब खिदमत, वेलफेयर का मतलब खिदमत कर रहे हैं। अब ये अगर मेंबर बनने के लिए फ़ीस अगर जमा होती है तो उनका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, वो उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ना तो मैं नहीं समझता कि कोई गबन हो रहा है या कोई चोरी हो रहा है पैसा। वो तो जो भी पैसा होता है वो तो बाकायदा उसका जो है ना अकाउंट सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब से उनका पैसा भी सेफ है। और दायरे नया मेंबर बनेगा तो उसको, जैसे किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो उसकी भी फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है, इसी तरीके से आपको इधर मेंबर बनने के लिए भी फ़ीस पे करनी पड़ती है। अच्छा, रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसी हैसियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ जो है ये हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पस्ती की तरफ जा रही है, क्या वजह नज़र आती है आपको? देखिए, पस्ती की तरफ जाने की वजह ये कि ये मुल्की हालात है। मुल्की हालात सही हो जाएंगे इंशाल्लाह ये रियल एस्टेट दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। और रियल एस्टेट को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वजह ये कि ये किसी भी मुल्क का जो रीढ़ की हड्डी है, जैसा आपने कहा, वो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, तो उसको चलने बहुत ही ज़रूरी है। देखें, पहले जो भी मुल्की हालात की वजह से हमारे यहाँ जो भी मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से हमारे जो रियल एस्टेट के ऊपर या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा, तो इसको सही करने के लिए मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब जो अभी आए हैं, मैं समझता हूँ उनसे हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि वो आके अपना सिस्टम को सही करेंगे। जैसा कि अभी उन्होंने 2 दिन पहले अपना एक इंटरव्यू में कहा कि देखें, ये आर्टिफिशियल जो डॉलर जो है इसकी प्राइस जो है ये आर्टिफिशियल है। इसकी प्राइस मेरे हिसाब से, जो कि इसहाक डार साहब के हिसाब से, ये प्राइस जो है 200 से नीचे होनी चाहिए। तो वो कह रहे थे कि मेरे पास ऐसा मैकेनिज़्म है कि मैं इसको डॉलर को भी नीचे लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो डॉलर भी नीचे आएगा। प्लस उन्होंने कहा कि मैं IMF से 25 साल से डील करता रहा हूँ, मुझे IMF से डील करना आता है,
तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि ये IMF से डील अच्छी तरीके से करेंगे। आप समझें कि जब डॉलर भी नीचे आएगा और डॉलर नीचे आएगा प्लस हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंशाल्लाह वो कम करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो भी ज़्यादा है, उसको मैं कम करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, क्योंकि ये सारा काम होता है तजर्बे का, अब उनको तजर्बा है, उनको IMF से डील करना आती है। वो किस तरीके से डील करेंगे हमें नहीं पता, मगर उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि मैं IMF से भी डील करूँगा और जब डील हो जाएगी तो इंशाल्लाह पे हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम आएगा और हमारे जो डॉलर है वो भी नीचे आएगा। तो आप देखिएगा फिर मईशत भी चलना शुरू हो जाएगी, हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी चलना शुरू हो जाएगी, बाकी भी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो भी चलना शुरू हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी मईशत। अच्छा, हमारी इतलात के मुताबिक आप तकरीबन 28 से 30 साल से डिफ्लेरिया में काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी किसी अच्छे ओहदे पर फाइज होना चाहिए? देखें, आपने जैसा सवाल किया कि आप किसी ओहदे पे क्यों नहीं फायद हुए, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं अपने आप को इस काबिल समझता भी नहीं हूँ कि मैं ये ओहदे की किसी भी ओहदे की जिम्मेदारी उठा सकूँ, क्योंकि जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है, इतना मजाक नहीं है। जो लोग ओहदे पे फायद होते हैं वो समझते नहीं है, वो भूल गए हैं कि भाई वो जब आते हैं जो हल्फ लेकर या ओथ लेकर जब किसी मुकाम पे आते हैं, किसी ओहदे पे फायद होते हैं, तो वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह को गवाह बना के मैं आया हूँ। अगर उसमें आप ख़यानत करेंगे तो आप यकीन मानेंगे कहीं ना कहीं आपको उसकी सज़ा मिलेगी, जिसकी वजह से मैंने कभी ज़िंदगी में कोशिश भी नहीं की कि मैं किसी ओहदे पे फ़ायद हूँ। क्योंकि मैं जिस ओहदे पे फ़ायद हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिस का मैं CEO हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। अल्लाह ने जो छोटी मोटी मुझे इज्जत दी हुई है, हालांकि बहुत इज्जत दी है, मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है, हर चीज़ से नवाजा है। तो मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, किसी चीज़ की किसी शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि अल्लाह अपनी नज़र में मुझे अच्छा समझ ले तो मैं कामयाब इंसान हूँ। मेरी ये है कि बस मेरे से कोई भी नाराज़ ना हो, अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए। जाहिर है मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि अगर अल्लाह मेरे से राज़ी हो गया तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि क्या मफाद हो सकता है कि मेंबर्स जो हैं वो ओहदेदारान बनने के लिए करोड़ों रुपए इलेक्शन में दे के खड़े होते हैं? देखें, ये जो आपने सवाल किया ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ आज तक। मैं हर उस ओहदेदार के लिए सोचता हूँ कि यार इनका क्या इंटरेस्ट है कि मैं तो फ्री में भी अगर कोई मुझे किसी ओहदे पे फायद करना चाहे तो मैं तो उसमें फ्री में भी आने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये लोग पैसे खर्च करके क्यों आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई लोग करोड़ों रुपए खर्च करके किसी ओहदे पे आना चाहते हैं, आखिर इनका मुफाद है क्या, इनको आगे उसके बेनिफिट क्या मिलते हैं। देखें, ये तो मैं नहीं करूँगा, कोई भी सवाल करेगा कि भाई आखिर ऐसा क्या इनका मुफाद है जो कि ये करोड़ रुपए खर्च करें। जाहिर है जो भी करोड़ रुपए खर्च करेगा उसका मुफाद ये होगा कि वो 5 करोड़ रुपए बनाएगा। तो वो 5 करोड़ रुपए कहाँ से बनते हैं ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। और फिर वो मतलब आप कौन सी ऐसी खिदमत करना चाह रहे हैं कि पैसे भी खर्च कर रहे हैं और ख़िदमत भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग तो बड़े नायाब लोग हैं। अगर ये ऐसा सोच के आते हैं तो मैं तो फिर इनको सलाम करना चाहता हूँ। आप क्या समझते हैं डिफ्लेरिया आप या आपके को ब्रोकर्स के लिए क्या काम कर रही है? देखिए, हमारी एसोसिएशन जो है वो को ब्रोकर के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, और वो गिनवाती नहीं है। मगर अल्लाह ना करे किसी को ब्रोकर को कोई परेशानी होती है, कोई शिकायत होती है, तो ये लोग जाके अपनी एप्लीकेशन देते हैं अपने काउंसलर को, काउंसलर की उनकी बात सुनी जाती है। मगर वो फिर यूनियन जो है हमारी एसोसिएशन वो उसकी तहकीकात करती है कि ये जेन्युइन है मसला या नहीं है, या जो को ब्रोकर जो परेशानी अपनी बता रहा है या अपनी ज़रूरत बता रहा है ये इसके काबिल है कि नहीं है। जब पूरे तरीके से मुतमईन हो जाते हैं तो फिर वो लोग उसकी मदद भी करते हैं। अच्छा, हमारी इतलात के मुताबिक कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो काफ़ी सालों से डिफ्लेरिया में पड़े हैं लेकिन ताहाल अभी तक उनके कुछ हल नहीं निकल सके। लेकिन जो आपका सवाल है ना कि ये डिफ्लेरिया में बहुत पुराने केसेस पड़े हुए हैं वो अभी तक हल नहीं हुए, तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये इनका काम ही यही है, ये अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने कीमती टाइम में से अपनी फैमिली का टाइम निकाल के उनको नज़रअंदाज करके ये ऑफिस में बैठ के खिदमत कर रहे होते हैं। तो जो अच्छी बात है वो भी करनी चाहिए कि ये तो वो फैसले करना चाहते हैं, ये इनका कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि कोर्ट में चल रहे होते हैं, तो वो कोर्ट के मसलों को ये लोग हल नहीं कर सकते। ये उसमें अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि ये सही है गलत है, जो इनकी हद तक होता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, तो ये दोनों पार्टियों को बुला के उनके मसले हल कराते हैं और काफ़ी हद तक ये लोग कराते रहते हैं। ऐसा नहीं अगर ना हो तो फिर तो यहाँ पर एक शोर मच जाए ना। कोई भी मसला होता है यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है, उनको दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, उनका मसला
हल किया जाता है। तो ये कहना गलत है कि उनका पेंडिंग में है, पेंडिंग में होंगे तो उसकी वजह कुछ और होगी, क्योंकि वहाँ ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब दो पार्टी जब जाती हैं तो दोनों अपने आप को मजलूम शो करती हैं, जबकि वो मजलूम हो या ना हो, उनमें से एक तो मजलूम होगा, एक नहीं होगा, मगर दोनों अपनी मजलूमियत शो करती हैं। तो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, दोस्त होते हैं, मगर जब केसेस होते हैं तो फिर जब उनके सामने जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना। मगर मैं समझता हूँ कि फैसला उनको वही करना चाहिए, क्योंकि आपने ओथ लिया हुआ है, और ओथ का मतलब आपने अल्लाह को गवाह बनाया है। तो अब आपके पास चाहे कोई भी आ जाए, आपने फैसला मेरिट बेस पे करना है। उसमें ये नहीं देखना कि ये मेरा दोस्त है, जो गलत है उसको गलत साबित करें, यही वक्त का तकादा है, यही आपके उस ओहदे का तकादा है। अगर आप ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा इसमें। अच्छा, डिप्लेरिया के अंदर इस वक्त 4 ग्रुप्स हैं, तो उससे आप कैसे देखते हैं कि आप ये नहीं समझते कि जो ओहदेदारान हैं उनकी कहीं पे कोई ऐसी कमजोरी है जिस वजह से ये डिप्लेरिया ग्रुप्स में डिवाइड हुआ हुआ है? ये जो आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, पहले तो हम सब दोस्त होते थे, मिलजुल के काम करते थे, तो हमारा तो मकसद ये था कि हम सब एक ही जगह एक ही साथ बैठ के खाते थे, एक ही साथ हम लोग काम करते थे, मिलजुल के काम करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि अल्लाह ताला ने लोगों को नवाज दिया तो लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए। अच्छा, ग्रुप बनाने के बाद ये हो गया कि हम अपने मकसद से हट गए, अब ग्रुप बन गए, अब हर ग्रुप का अपना इंटरेस्ट है, हर ग्रुप का। अब जब इलेक्शन आते हैं तो फिर वो अलायंस करना पड़ता है इनको। तो मैं समझता हूँ कि ये अलायंस नहीं करना चाहिए, हम सबको एक जगह पे एक साथ बैठ के काम करने की ज़रूरत है। अगर हम खिदमत करना चाहते हैं इस रियल इस्टेट की, इस रियल इस्टेट सेक्टर की खिदमत करना चाहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम एक साथ एक जगह जमा हो जाएं, ग्रुप बंदी से हम निकलें। अगर हम ग्रुप बंदी से निकलेंगे तो फिर हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप बंदियों में पड़ जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल में कि हम अपने मकसद से भी हट जाएंगे, हम अपने टारगेट से भी हट जाएंगे, और फिर ये फ़ायदा किसी और को हो जाएगा। फिर हम जो जिस मकसद के लिए वेलफेयर एसोसिएशन बनी है वो फिर उस मकसद में वो काम कर नहीं सकती। ओवरसीज पाकिस्तानी अब इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराते हैं काफ़ी, इससे क्या देखते हैं आप? देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी को सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर पैसे उसके सेफ हैं। अगर उसके पैसे सेफ हैं और उसके पैसे मल्टीप्लाई होने के चांसेस हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। कोई भी इंसान जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको उम्मीद होती है कि यहाँ पर उसके पैसे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पर हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ मुल्क की हालात को देखते हुए अभी ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़ा डरता है कि पैसा इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। तो मगर मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इन्वेस्ट करेगा। बहुत शुक्रिया सैयद रोशन अली वारसी साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा इस हवाले से मैं अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। कैमरामैन सईद मलिक के साथ दुरे शहवार को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।